हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 में। अब हमको पढ़ना है भारतीय नागरिकता अधिनियम, यानी कि भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे उससे वंचित किया जाता है। इससे संबंधित कुछ अधिनियम बनाए गए हैं जो कि समय समय पर बदलते रहे, क्योंकि किसी भी चीज़ का विकास जो है एक समय की रिक्वायर करता है। एक बार में अगर आज में हम अगले 20 साल के लिए कुछ सोचने लगे तो वो 100% सही नहीं हो सकता है। तो टाइम के अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ऐसे ही नागरिकता अधिनियम में भी चेंजेस किए गए। सब ये नागरिकता अधिनियम सबसे पहले बना था 1955 में। इसके बाद संशोधन हुआ 1986 में। फिर उसके बाद ऐसे ही संशोधन होते चले गए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला नागरिकता अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? 1986 में। और ये संशोधन किस आधार पर किया गया था? श्रीलंका एवं बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने से रोकने के लिए। एक्चुअली हो क्या रहा था, 1986 के सिनेरियो में के आसपास श्रीलंका और बांग्लादेश से बहुत से व्यक्ति भारत में आ रहे थे और यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर रहे थे। वो किस कारण से? क्योंकि हमारे जो 1955 का जो अधिनियम था उसमें कुछ कमियां थी, जिस आधार पर किसी को भी नागरिकता मिलना भारत की बहुत ही आसान था। बहुत ही आसान तरीके से कोई भी भारत की नागरिकता ले सकता था। तो इन गलतियों को बाद में सुधारा गया और संशोधन किए गए। और यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि भारत में जो नागरिकता है वो एक मात्र मतलब इकहरी नागरिकता होती है। एक है री, मतलब आपको भारत की नागरिकता दी जाती है, ना कि किसी स्टेट की। तो इसलिए भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है, जो कि कहाँ से लिया गया है ये मॉडल? ये हमने लिया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। आप किसी राज्य के निवासी हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं उत्तराखंड की नागरिकता, मेरी उत्तराखंड की नागरिकता है या मेरी उत्तर प्रदेश की नागरिकता है। आप किसी भी स्टेट के निवासी हैं, लेकिन आप नागरिक हमेशा भारत के हैं। आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, ना कि किसी स्टेट के। नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 आधार पर नागरिकता दी जाती है, जिसमें बताया गया है सबसे पहला जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, उसके बाद में पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जन्म के आधार पर नागरिकता। नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुए हैं 1986, 1992, 2003, 2005 एंड सो ऑन। तो हम सभी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम इस वे में डिस्कस करेंगे कि क्योंकि हमें अभी कंप्लीट डिस्कशन नहीं करना है, हमें भी नागरिकता से रिलेटेड बेसिक जानकारी ले रहे हैं। तो इसमें कंप्लीट डिस्कशन रहेगा, लेकिन स्टार्ट हम कर रहे हैं 1955 से। तो सबसे पहला जो दिया गया है जन्म के आधार पर नागरिकता। आपको याद होगा कि आर्टिकल हमने पढ़ा था 5A में किस आधार पर नागरिकता थी? जन्म के आधार पर। लेकिन वहाँ पर क्या था कि कुछ गलतियाँ हो गई थी नागरिकता देने में, तो उन कमियों को सुधारा गया 1986 में। अब 1955 के अकॉर्डिंग क्या था अधिनियम के? उसमें दिया गया था कि माता पिता कोई एक भारत का नागरिक हो। ये 1986 में किया गया। लेकिन 1955 में क्या था? जन्म के आधार पर नागरिकता। अर्थात इसका क्या मीनिंग था? ये था कि अगर किसी का भी जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले अगर भारत में हो जा रहा है, 1950 से पहले अगर किसी का भी जन्म भारत में हो जा रहा था, वो भारत का नागरिक हो जाता था, भले ही उसके माता पिता भारत के हो या ना हो। तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस समय नागरिकता का अधिनियम बनाने में। तो जब इस मिस्टेक का फ़ायदा बाहरी लोगों के द्वारा उठाया गया, तब सरकार को समझ में आया कि हमसे ये अधिनियम बनाने में ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसको सुधारना होगा। तो 1986 में इसमें सुधार किया गया और इसमें नया नियम ये बनाया गया कि माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक हो, उसके बच्चे का अगर जन्म भारत में हो रहा है तो तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी देश का नागरिक है और उसका जन्म भारत में हो जाता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। या कोई व्यक्ति जो अन्य देश में आवास कर रहा है, विदेश में आवास कर रहा है, उसके भी
किसी एक माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको तब भारत की नागरिकता मिलेगी। और इसमें भी फर्दर सुधार किया गया 2003 में। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि नागरिकता मिलने के लिए माता या पिता की नागरिकता होना तो ज़रूरी है, लेकिन प्रमाणित नागरिकता होना ज़रूरी है, वैलिड सिटीजनशिप होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि आप बोलने मात्र से ये नहीं कह सकते हो कि आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास में वैलिड प्रूफ होने चाहिए, तब उसके बाद में नागरिकता दी जाएगी। दूसरा नागरिकता ग्रहण करने का आधार है वंश के आधार पर, अर्थात हमें जो नागरिकता मिली है वो वंश के आधार पर ही मिली है। हम सब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को वंश के आधार पर ही मिली है। लेकिन इसमें 1955 के अधिनियम में क्या मिस्टेक हो गई थी कि इसमें वंश का आधार बना दिया गया था पिता को, ना कि पिता और माता दोनों दोनों को। सिर्फ पिता के आधार पर ही वंश का आगे बढ़ना बताया गया था। लेकिन इसमें सुधार किया गया 1992 में। इसमें क्या किया गया, चाहे माता हो या पिता हो, दोनों के आधार पर, दोनों के वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, इसका एसेंस ये है कि 1955 में तो ये था, अगर आपके पिता भारत के नागरिक हैं तो आपको तो नागरिकता मिल जाएगी भारत की। लेकिन अगर माता जो है वो भारत की नागरिक नहीं है तो उसके आधार पर आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो तो भारत की नागरिक नहीं है और वंश जो है वो पिता के आधार पर चलता है। तो ये गलती बाद में समझ में आई कि हाँ, ये मिस्टेक हो गई है कि माता के आधार पर भी नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर भेदभाव को भी दूर किया गया आर्टिकल 15 में, जिसमें कि बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी आधार पर जन्म के, लिंग के, स्थान के, धर्म के, नस्ल के आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे तो भेदभाव साफ हो रहा था कि अगर माता किसी का पिता नहीं है, उस माता का वंश तो चल नहीं रहा था, लेकिन पिता अगर है तो उसके आधार पर नागरिकता दी जा रही थी, उसके आधार पर वंश आगे बढ़ रहा था। तो अब ये समाप्त हो गया है, अब माता के आधार पर भी वंश चलता है। इसका एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप, कोई मान लीजिए कोई भारत की औरत है, कोई महिला है और उसने किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लिया है, तो जो उसकी संतान होगी तो वो तो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगी, क्योंकि जो वंश था वो तो पिता के आधार पर आगे चल रहा था। तो ऐसे में क्या होगा, तो जो भी बच्चा होगा वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। इसी का सुधार किया गया 1992 में। तो अब अगर माता, कोई महिला अगर किसी अन्य व्यक्ति, किसी बाहरी व्यक्ति से विवाह कर लेती है, तो भी अगर वो महिला भारत की नागरिकता नहीं छोड़ती है और वह पुरुष, उसका पति भारत में आके रह रहा है या नहीं, उसके साथ वो अपने वापस अपने विदेश में चला गया है लेकिन महिला यहीं पे रह रही है, तो उसके बच्चे को अब माता के वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, जो कि एक बहुत ज़रूरी सुधार था, क्योंकि आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन था समानता के अधिकार का। नेक्स्ट, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, अर्थात पंजीकरण के द्वारा नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें 1955 में हमने, अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि 6 मंथ का आवास हमको करना था, लेकिन अभी हम अपडेटेड पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि हम क्यूमुलेटिव पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कंप्लीट बेसिक जानकारी के लिए, ना कि ब्रॉड डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है नागरिकता ग्रहण करने के लिए, उससे पहले उसको 7 वर्ष का आवास, 7 वर्ष का आवास भारत में करना होगा, तब वो वैलिड होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण करने के लिए वो वैलिड होगा, अगर उसने 7 वर्ष का आवास भारत में कर लिया है। उससे पहले वह भारत की में नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। अब उसने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, लेकिन सरकार यह डिसाइड करेगी कि उसको नागरिकता दी जाए या नहीं दी जाए। तो वो किस आधार पर ये डिसाइड करेगी, तो सरकार उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेगी उस व्यक्ति का जो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर सरकार को लगा कि हाँ, ये एक वैलिड व्यक्ति है, इसका ट्रैक पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो उसको नागरिकता सरकार दे देगी। अगर सरकार को कुछ भी डाउट हुआ, कोई ऐसे क्लू मिले जिसमें कि वो व्यक्ति का पास्ट में सही नहीं था करेक्टर,
वो गलत कार्यों से जुड़ा हुआ था, तो उसको सरकार नागरिकता नहीं देगी। नेक्स्ट, देशीकरण के आधार पर नागरिकता। कला या विज्ञान, ये कल लिखा गया है, कला या विज्ञान। कला या विज्ञान में ख्याति, कला में कोई भी चीज़ आ सकता है, आप खेल भी आ सकता है, आप कुछ अच्छा करते हैं तो कोई गेम या कोई ऐसा कार्य जो कि स्पेशल आप कोई यूनिक तरीके से किया जाता है, तो कला में वो सब चीज़ आते हैं। और विज्ञान, कोई साइंटिस्ट, तो इसमें इस फील्ड में अगर किसी को ख्याति है जो कि बहुत पॉपुलर हो चुका है, वो भी भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत की किसी भाषा में विशेषज्ञता रखता है, उसकी लिखने की, उसको बोलने की अच्छी उसको जानकारी है, अच्छी नॉलेज है, जो हमारी 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के बारे में अगर किसी को विशेष नॉलेज है, तो उसको वो भी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे मैंडेटरी ये है कि उसको अप्लाई करने से पहले 10 वर्ष का आवास करना आवश्यक है। अगर उसने 10 वर्ष का आवास भारत में किया है, उसके बाद ही वह नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, अन्यथा नहीं। और सरकार इस बारे में देखती है जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया है कि उसका रिकॉर्ड क्या है, कि वह कला और विज्ञान के क्षेत्र में कैसा है, तो उस आधार पर उसको नागरिकता सरकार दे देती है। नेक्स्ट, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे ऑलरेडी कि अगर कोई भूमि अर्जित हो जाए तो वो भारत का एरिया हो जाता है। और अगर कोई भारत का कोई बाहरी एरिया भारत का एरिया बन गया, तो उन लोगों को नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी, आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग वह भारत का एरिया हो जाएगा, और उनको नागरिकता फिर बाद में नागरिकता अधिनियम के आधार पर मिल जाएगी। जैसे कि सिक्किम पहले भारत का स्टेट नहीं था, लेकिन सिक्किम स्टेट जब भारत का स्टेट बन गया, 16 मई 1975 को यह भारत का राज्य बन गया, तो इसके जो भी नागरिक थे सिक्किम के, उन सभी को भारत की नागरिकता मिल गई। अब नागरिकता के समापन की 1955 के अधिनियम में 3 विधियाँ दी गई हैं, आइए इनको पढ़ते हैं। अगर आप नागरिकता त्याग देते हैं तब आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है, बर्खास्त करने पर, यानी कि आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया जिससे कि आपने कोई देश विरोधी कार्य किया, जैसे कि पहले भी बताया गया था, लास्ट वीडियो में समझाया गया था, नागरिकता का तब तक बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है कोई नागरिक। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे देश के टूटने की संभावना है, तो उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसमें तीसरा है वंचित करने पर। वंचित कब करते हैं, अगर कोई नागरिक, किसी ने यह झूठ बोल दिया है कि वह भारत का नागरिक है, उसने कोई रजिस्ट्रेशन दिखा दिया है, लेकिन वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तो ये तो एक फ्रॉड हो जाएगा। तो इस आधार पर सरकार नागरिकता से उस व्यक्ति को, उस नागरिक को वंचित कर सकती है। सो यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर किसी की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्या उसको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा इंस्टेंटली? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक अधिकार है, जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता है। अगर किसी व्यक्ति की, किसी नागरिक की नागरिकता अगर छीन ली जाती है, तो उसके कुछ अधिकार छीन लिए जाएंगे, जैसा कि हमने जो विशेष अधिकार थे, वोटिंग का, इलेक्शन का, किसी बड़ी पोस्ट पे, किसी गवर्नमेंट जॉब में किसी पोस्ट पे जाने का, तो ये सभी अधिकार उसके छीन लिए जाएंगे, लेकिन उसके जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। सो फ्रेंड्स, 5 आधार पर तो नागरिकता प्राप्त हो रही, लेकिन 3 आधार पर इसको समाप्त भी किया जा सकता है, जो कि हम पढ़ ही चुके हैं। वंचित करना, वंचित किसी को भी एक बार दोबारा बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। वंचित करने का आधार क्या था कि अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड तरीके से दिखा रहा है कि कोई देशीकरण के आधार पर कि वो मैं भारत का नागरिक हूँ, या कोई नागरिक बाहर विदेश में आवास करने लगा है, वहाँ का नागरिक बन गया है, या किसी भी तरीके से उसने कोई भी फ्रॉड किया है, अगर गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो उसको वंचित कर सकती है नागरिकता से। ये 5 आधार तो आप देख ही चुके हैं।
अर्जित भूमि के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, वंश के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता। और देशीकरण का बेस्ट मीनिंग यहाँ पे यह है कि कोई व्यक्ति अगर भारत की संस्कृति में घुलने मिलने लगता है वहाँ की भाषा से और कला विज्ञान में, तो उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है। और ये यहाँ पे ऑलरेडी बता ही दिया गया है कि उसको 10 वर्ष का आवास करना आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे भाग 3। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा भाग ख़त्म हुआ आर्टिकल 11 पे, तो ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट होगा, आर्टिकल 12 से, और कहाँ तक जाएगा, आर्टिकल 35। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं सेकंड भाग। थैंक यू वेरी मच।